वेलकम बैक बीएल लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू थाई बीएल सीरीज लव इन द मूनलाइट को। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्लॉट को समझ लेते हैं। हमारा जो मेन लीड रहता है वो एक प्रिंस है, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक बदलाव होते हैं जिससे रॉयल फैमिलीज की संपत्ति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए प्रिंस के फादर प्रिंस को थाईलैंड अपने फ्रेंड की बेटी से शादी करने भेज देते हैं ताकि वो अपनी सारी संपत्ति बेटे की वाइफ के नाम करके उसे जब्त होने से बचा सके। लड़की प्रिंस को पहले से ही पसंद करती है, लेकिन उसके कजिन भाई को प्रिंस पर डाउट रहता है, इसलिए वो हमेशा उसे टीस करता रहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उन्हें प्यार हो गया। ये ड्रामा काफी मजेदार होने वाला है। इसमें आपको रोमांस देखने को मिलेगा और एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी भी। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में नानता देश के बारे में बताया जाता है। नानता एक अमीर देश था। फिर एक दिन फ्रांस की देश पर नजर पड़ी। नानता और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ और नानता फ्रांस से हार गया। नानता को अपना चांगशेंग शहर 50 सालों के लिए फ्रांस को देना पड़ा और अब 50 साल पूरे होने वाले हैं। इसलिए चांगशेंग के सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नानता से वापस नहीं जुड़ना। फिर हमें प्रिंस की ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो कि टेम्पल में अपनी फैमिली और चांगशेंग के सिटीजन्स के लिए प्रे कर रही थी। फिर हमारे मेन लीड प्रिंस सेंक्यू को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ कहीं से आया होता है। फिर एक मेड दादी को आकर बताती है वो लोग वापस आ गए। दादी अपने बेटे काम्फा से पूछती है तुम्हारी नानता के साथ बातचीत कैसी रही? हम अगले 6 महीने में नानता के साथ जुड़ने वाले हैं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। शेंक्यू कहता है दादी आप फिक्र मत करो, भले ही नानता में अब राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं है, फिर भी हम सेफ हैं और मैं अंकल लाफा से भी मिला, वो अब ठीक हैं। काम्फा कहता है नानता में अब रॉयल फैमिलीज राजा रानी की तरह नहीं रहते, वो आम लोगों की तरह जीते हैं। जब तक मिस्टर शांति नानता के प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक सब ठीक है। उसके बाद जनरल कालोंग स्टेटमेंट देते हैं मैं नानता के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, सबको बराबरी का हक मिलेगा। जो अमीर लोग पहले देश का फायदा उठाते थे अब वैसा नहीं होगा, मैं नानता को एक अच्छे दौर में लाऊंगा। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स लाफा के घर से जबरदस्ती सामान लेके जा रहे थे। लाफा उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी कालोंग वहाँ आ जाता है। लाफा कालोंग से कहता है तुम ये सामान नहीं ले जा सकते, ये हमारे पूर्वजों का है। कालोंग कहता है पिछले नेताओं की नरमी की वजह से रॉयल फैमिलीज और अमीर लोगों ने देश की बहुत सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन अब मैं नानता को नए दौर में लाऊंगा और ये सारी चीजें वापस देश की होंगी। तभी एक सोल्जर एक पॉट को ले जा रहा होता है। लाफा उस पॉट को सोल्जर से छीनने लगता है और कहता है तुम ये नहीं ले जा सकते, इसमें मेरे ग्रैंडफादर की अस्थियां हैं। कालोंग लाफा को धक्का देकर गिरा देता है और फायरिंग करता है और कहता है ये तुम्हारी नहीं देश की संपत्ति है। उसके बाद शेंक्यू अपने डैड से कहता है नानता का नया लीडर कैसा है, क्या इससे हमारे शहर पर कोई असर पड़ेगा? काम्फा कहता है कालोंग बहुत ही जिद्दी लीडर है और एग्रीमेंट के बारे में कुछ कहने वाला होता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर कहता है कि आपके छोटे भाई आए हैं। काम्फा अपने भाई से मिलने बाहर आता है। दोनों भाइयों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। काम्फा का भाई शेंक्यू को हक करने वाला होता है, लेकिन काम्फा उसे रोक देता है और कहता है अब मैं तुम्हें गैम्बलिंग के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा। काम्फा का भाई उसे न्यूज़पेपर देता है जिसमें लिखा था कालोंग ने लाफा और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। काम्फा का भाई कहता है मैंने सुना है कालोंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स की सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। शेंक्यू कहता है डैड जब चांगशेंग नानता से जुड़ेगा तो क्या हमारे साथ भी? तभी काम्फा का भाई कहता है डियर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो लाफा के साथ हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। मेरी वाइफ थाईलैंड से है, आप अपनी सारी संपत्ति मेरी वाइफ के नाम कर दो और थाईलैंड चले जाओ, इससे पहले कि चांगशेंग वापस नानता का हिस्सा बन जाए। उसके बाद कालोंग हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। काम्फा कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे वाइफ के नाम करूंगा और फिर तुम उसे गैम्बलिंग में उड़ा देना। काम्फा का भाई कहता है कालोंग सारी संपत्ति जब्त कर ले, उससे तो अच्छा है कि आप उसे मेरे साथ ही शेयर कर लें। इसके बाद काम्फा अपने भाई और उसकी वाइफ को गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा देता है। शेंक्यू कहता है डैड अब क्या होगा? उसके बाद शेंक्यू रात को अपने डैड के वापस आने का वेट कर रहा होता है। मेड कहती है तुम्हारे डैड फ्रांस के एक काउंसिल से मिलने गए हैं, वो जरूर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। उसके बाद काम्फा वापस आता है और कहता है अभी तो फ्रांस हमारी हेल्प कर सकता है और कालोंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब चांगशेंग नानता को सौंप दिया जाएगा फ्रांस के पास पावर नहीं होगी, वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। शेंक्यू कहता है इसका मतलब 6 महीने बाद हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और जैसे अंकल लाफा को मार दिया वो हमें भी मार देगा। काम्फा कहता है अब एक ही रास्ता बचा है,
तुम्हें थाईलैंड की लड़की से शादी करनी होगी ताकि हम हमारी संपत्ति उसके नाम कर सकें और सबको थाईलैंड भेज सकें। शेंक्यू शॉक्ड हो जाता है। काम्फा कहता है, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, उसका नाम पिन है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। उसकी फैमिली और हमारी फैमिली पहले से ही बहुत क्लोज है, वो हमें धोखा नहीं देंगे। शेंक्यू कहता है, ये मेरी पूरी लाइफ की खुशियों का सवाल है, मैं शादी नहीं कर सकता। आप बहुत सेल्फिश हो डैड। काम्फा गुस्से में कहता है, तुम इस वक्त अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम्हें पता भी है हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी दादी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम दोनों शांति से बात नहीं कर सकते क्या? काम्फा शेंक्यू से कहता है, अगर तुम मेरे लिए शादी नहीं करना चाहते तो कम से कम अपनी दादी के बारे में तो सोचो। क्या तुम उनको इस उम्र में स्ट्रगल करते देखना चाहते हो? फिर हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है। पिन के डैड उसे शादी करने को कहते हैं। पिन की सौतेली माँ कहती है, तुम तो हमारे हालात जानती ही हो, पता नहीं कब लेनदार आ जाएं और ये पैलेस जब्त कर लें। पिन के डैड कहते हैं, तुम्हें शेंक्यू से शादी करनी है। सौतेली माँ कहती है, एक नौकरानी की बेटी और एक बेघर राजकुमार, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। पिन घर से बाहर आकर बहुत खुश होती है क्योंकि पिन पहले ही शेंक्यू को पसंद करती थी। फिर हमें हमारे दूसरे मेन लीड सेशन को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में वायलिन प्ले कर रहा होता है। तभी एक लड़की सेशन के पास आती है और कहती है, अगले महीने मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में वायलिन प्ले करोगे? सेशन बड़े ही प्यार से मना कर देता है और कहता है, सॉरी मैं अगले महीने फ्री नहीं हूँ। फिर एक लेडी सेशन से कहती है, तुम बातें बनाने में इतने अच्छे हो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? शासन कहता है, मैं सिर्फ उसी को डेट करूंगा जो तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल होगी। तभी पिन वहाँ आ जाती है। शासन पिन से पूछता है कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? पिन कहती है, जो भी था मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अभी कोई नई अपडेट नहीं है। शैशन कहता है, अगर तुम उसे पसंद करती हो और वो भी तुम्हें पसंद करता है तो मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे उस लड़के को परखना होगा कि वो तुम्हारे लिए सही इंसान है या नहीं। दूसरी तरफ शेंक्यू उदास बैठा एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। दादी दुखी मन से अपने घर को देख रही थी। तभी शेंक्यू आ जाता है और कहता है, दादी आप अभी तक सोई नहीं? दादी कहती है, मुझे अपने घर और इस शहर की चिंता हो रही है, पता नहीं 6 महीने बाद क्या होगा। मैंने सुना है नानता में जिन रॉयल फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें मार डाला गया, वो हमारे रिलेटिव्स थे। मुझे चिंता है कि जल्द हम भी मर जाएंगे। शेंक्यू कहता है, दादी आप फिक्र मत करो, आपका ग्रैंडसन होने के नाते मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और उन्हें हक कर लेता है। नेक्स्ट हमें काम्फा को दिखाया जाता है। काम्फा मेड से पूछता है, सारा सामान पैक कर दिया तुमने? मेड कहती है, हाँ कर दिया, लेकिन मुझे मैडम की बहुत फिक्र हो रही है, वो इस शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। काम्फा कहता है, उनके लिए यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। जब तुम थाईलैंड में रहो तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। जब मैं प्रॉपर्टी का काम निपटा लूंगा तब मैं शादी के बारे में बात करने थाईलैंड भाग जाऊंगा। मेड कहती है, मुझे पता है आप शेंक्यू को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप शादी वाले फैसले के बारे में दोबारा सोच सकते हैं? मुझे शेंक्यू के लिए बहुत बुरा लगता है। काम्फा कहता है, शेंक्यू ने मुझे खुद बोला है कि वो पिन से शादी करना चाहता है। मेड कहती है, क्या सच में उसने आपको बोला? काम्फा चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेड कहती है, आप पहले ही अपने वाइफ को खो चुके हैं और अब कहीं अपने बेटे को भी ना खो दें, इसलिए पूछा मैंने। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। काम्फा शेंक्यू को थप्पड़ मारकर कहता है, अगर इस स्कैंडल के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो, तुम एक नालायक बेटे हो। काम्फा की वाइफ काम्फा को शेंक्यू को पीटने से रोकती है, लेकिन धक्का लगने से वो गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, काम्फा कहता है, शेंक्यू की शादी करने से ही हालात ठीक हो। उसके बाद शेंक्यू, दादी और मेड बैंकॉक पहुंच जाते हैं। शेंक्यू आसपास देखने लगता है कि कोई उन्हें पिकअप करने आया है या नहीं। तभी सामने से कुछ लोग भागकर आ रहे होते हैं। तभी एक आदमी के धक्का लगने से शेंक्यू गिरने वाला होता है। तभी शासन उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शेंक्यू शासन को थैंक्स बोलकर जाने लगता है। तभी शासन उसे रोककर कहता है, क्या तुम शेंक्यू हो? शासन कहता है, तुम्हारी दादी हमारी फैमिली के साथ है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शेंक्यू पूछता है, तुमने मुझे कैसे पहचाना? शासन कहता है, इसका क्रेडिट तुम्हारी दादी को जाता है, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जिसने सिर से लेकर पैर तक सफेद कपड़े पहने हो, जो बिल्कुल रैबिट की तरह दिख रहा हो, वही शेंक्यू है। तभी पिन हाथ हिलाकर शेंक्यू को पास बुलाती है और कहती है, मुझे खुशी है शासन ने तुम्हें ढूंढ लिया। शेंक्यू कहता है, पिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है। सौतेली माँ कहती है कि शासन पिन का भाई नहीं है, वो कजिन है। पिन की मॉम के रिलेटिव्स इसे यहाँ लेकर आए थे। इसके बाद शेंक्यू पिन के घर पहुँचते ही एक संदूक को खोलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड और सोने चांदी की चीजें रखी होती हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
ये संदूक काम्पा ने शेंक्यू को अपने साथ थाईलैंड ले जाने को कहा था और बोला था इसे अच्छे से छुपा कर रखना। मैं यहाँ ज़मीनें बेचने के बाद और सारे पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद जितना जल्दी हो सके थाईलैंड आ जाऊँगा। कालोंग के जासूस हर जगह हैं। जब तुम थाईलैंड में रहोगे तो बहुत सावधान रहना और किसी पर भी विश्वास मत करना। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, शेंक्यू संदूक को ताला लगाकर चाबी ड्रॉर में रख देता है। उसके बाद रात को शेंक्यू वॉक कर रहा होता है। वॉक करते करते एक घर के सामने पहुंच जाता है। शेंक्यू कुछ देर तक घर को देखता है और फिर वहां से जाने लगता है। सडनली उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। शेंक्यू जल्दी से घर देखने जाता है तो वहाँ एक आदमी जमीन पर गिरा होता है। शेंक्यू चेक करने लगता है कि वो जिंदा है या नहीं। तभी वो आदमी शेंक्यू का हाथ पकड़ लेता है। शेंक्यू वहाँ से भागने लगता है। एक्चुअली ये शासिन होता है। शासिन शेंक्यू को चोर समझ लेता है और शासिन शेंक्यू के मुंह पर चादर डालकर उसे पकड़ लेता है। झपटा झपटी में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों के बीच एक किस हो जाती है। शासिन शेंक्यू के ऊपर से चादर हटाता है। दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शासिन पूछता है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? शेंक्यू कहता है पहले मेरे ऊपर से हटो तुम। शेंक्यू कहता है मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम में है इसलिए मैं यहाँ आया था। शासन कहता है अच्छा वो तो मेरी ही आवाज़ थी, मैं बाथरूम गया था और वहाँ स्लिप हो गया क्योंकि मैं ड्रंक था। शासन कहता है अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। शेंक्यू कहता है लेकिन तुम अभी तो होश में आए हो और फिर से ड्रिंक करना चाहते हो। शासन कहता है मुझे रोकने वाला कौन है? शेंक्यू कहता है नॉर्मल लोग इस तरह की हरकत नहीं करते। शासन शेंक्यू को टीज करते हुए कहता है नॉर्मल लोग तुम्हारी तरह आधी रात को किसी और के घर में भी नहीं घुसते। शासन शेंक्यू को ड्रिंक देता है। शेंक्यू मना कर देता है और कहता है मुझे सुबह जल्दी उठकर कुछ काम करना है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे पिन शेंक्यू को घर के आसपास की जगह दिखा रही होती है। उसके बाद वो शेंक्यू को अपना घर दिखाती है और कहती है पहले मैं और मेरी माँ यहाँ रहते थे लेकिन अब शासन यहाँ रहता है। उसके बाद पिन कहती है पता नहीं शासन अभी तक उठा हुआ है या नहीं, चलो चलकर देखते हैं। शेंक्यू कहता है मुझे लगता है वो दोपहर को ही उठेगा और जैसे ही शेंक्यू पीछे मुड़ता है शासन उसके पीछे ही खड़ा होता है। शेंक्यू चौंक जाता है। शासन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक आलसी इंसान हूँ जो दोपहर को सोकर उठता है? शेंक्यू कहता है मैंने कल रात जो देखा था उसी से अंदाजा लगाया। पिन पूछती है क्या कल रात तुम दोनों मिले थे? शेंक्यू कहता है इत्तेफाक से। शासन टीस करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरे घर में घुसे थे ताकि तुम मुझसे मिल सको। शेंक्यू कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पिन कहती है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शासन कहता है कल रात मेरे घर में एक चोर घुस आया था लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो वो कोई चोर नहीं बल्कि एक रैबिट था। शेंक्यू पिन से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कल रात क्या हुआ था। कल इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, ये नशे में धुत था, ये स्लिप होकर गिर गया, मैं चौंक गया इसलिए मैं इसके घर चला गया और इस शराबी ने मुझे चोर समझ लिया। शासन शेंक्यू से कहता है जो आदमी नशे में था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि चलो माफी के तौर पर एक ड्रिंक ऑफर करता हूँ, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे गरीब समझकर उसका ऑफर ठुकरा दिया। शेंक्यू चिढ़कर कहता है लोगों को छोटा समझना मेरी आदत नहीं है। इसके बाद तीनों टेंपल जा रहे होते हैं। शेंक्यू अब भी चिढ़ा हुआ होता है और शासन मिरर में से शेंक्यू को देखकर स्माइल कर रहा होता है। शेंक्यू कहता है ड्राइव करते टाइम आगे देखना चाहिए ना कि मिरर में। शासन कहता है अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बार बार मिरर में देख रहा हूँ? शेंक्यू कहता है जब भी मैं मिरर में देखता हूँ तुम्हारी नजर वही टिकी होती है। शासन कहता है अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जाहिर है बार बार पीछे देखने के लिए मिरर में ही देखना पड़ेगा, असल में तुम ही बार बार मुझे देख रहे हो। शेंक्यू फिर से चिढ़कर कहता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा और दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। इसके बाद तीनों टेंपल में प्रे कर रहे होते हैं। शेंक्यू थोड़ा ज्यादा प्रे करता है। शासन शेंक्यू को आवाज देने ही वाला होता है लेकिन पिन उसे रोक देती है और अपने साथ बाहर ले जाती है। शेंक्यू प्रे करते हुए कहता है मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मेरा कोई घर नहीं बचा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं कालोंग की क्रूरता से मेरा घर बचा सकूं। मैं नहीं चाहता पिन इस मुसीबत में फंसे, मैं किसी और को भी दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता। प्रे करने के बाद शेंक्यू टेंपल से बाहर आ जाता है और शासन से पूछता है पिन कहाँ है? शासन कहता है वो तुम्हारी दादी के लिए कुछ डेजर्ट बनाना चाहती है इसलिए कुछ सामान लेने गई है। शेंक्यू जाने लगता है। तभी शासन उसे कहता है क्या तुम पिन से प्यार करते हो? शेंक्यू कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो? शासन कहता है उसकी मॉम ने मरने से पहले मुझे उसका ख्याल रखने को कहा था,
मुझे उसकी फीलिंग्स पता है, अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ। शेंक्यू कहता है पिन अच्छी लड़की है। शासन कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शेंक्यू कहता है मैं उसके लिए बस अच्छा ही सोचता हूँ। शासन फिर से कहता है ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे बस इतना बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। शेंक्यू कहता है फीलिंग समझाना इतना आसान भी नहीं है। और तभी एक फूल शेंक्यू के बालों में गिरता है। शासन शेंक्यू के बालों से फूल निकाल कर कहता है प्यार मुश्किल तभी लगता है जब लोग उसे मुश्किल बना देते हैं। असल में प्यार बहुत आसान होता है। दो लोग एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं वो जरूरी होता है। मेरे लिए प्यार का मतलब है अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो साफ साफ कहूँगा, अगर वो भी मुझसे प्यार करे तो हम दोनों की खुशी वही होगी। बाकी समाज, पैसा या दर्जा मेरे लिए मायने नहीं रखते। शेंक्यू कहता है काश मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह अपनी मर्जी से जी पाता। शासन कहता है तुम अमीर लोगों की जिंदगी हम लो इनकम वालों से तो अच्छी ही होती है। एनीवे अब मुझे सच सच बताओ तुम पिन के लिए क्या फील करते हो। शेंक्यू कहता है मेरी फीलिंग्स मेरे दिल में है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें काम्फा को दिखाया जाता है जो बैंक आया हुआ था। मैनेजर काम्फा से कहता है मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे और संपत्ति को थाईलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी कालोंग वहाँ आ जाता है और मैनेजर को धमकाते हुए कहता है भले ही आज ये बैंक चनसिंग देख रहा है, लेकिन अगले 6 महीने में चनसिंग नानता का हिस्सा बन जाएगा। मैं यहाँ इसी की जांच करने आया हूँ। जब चनसिंग वापस नानता से जुड़ जाएगा तो बैंक के सारे लेन देन की जांच होगी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ या गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर तो नहीं किया गया। अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सामने आया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कालोंग काम्फा से पूछता है तुम्हारा बेटा शेंक्यू कहाँ है। काम्फा कहता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। कालोंग बातों ही बातों में काम्फा को धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। काम्फा अपने सेक्रेटरी से कहता है पता नहीं इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब मुझे शेंक्यू की बहुत फिक्र हो रही है। उसके बाद शासन घर लौट रहा होता है, तभी उसे म्यूजिक सुनाई देता है। शासन ऊपर देखता है तो शेंक्यू एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। शासन अपने मन में शेंक्यू से कहता है आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम इतना सैड सॉन्ग क्यों प्ले कर रहे हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। गाइज आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।